Hello everyone. Is it visible and audible? आवाज आ रही है और साफ दिख रहा है तो एक बार अंगूठा दिखा दें जल्दी से। कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि आज बहुत ही तगड़ा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही मस्त, जबरदस्त। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी रजाई के अंदर बैठ करके और चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। तो रजाई को छोड़ दें और पेन उठा लें हाथ में और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठ जाएं, है ना? क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है अपना पावर सिस्टम। यो, तो जब तक सब लोग आ रहे हैं मैं 1 मिनट के अंदर आया। इस टेबल को रिवाइज करो और इसको याद करो, मैं आया 1 मिनट में। चलिए, लेट्स स्टार्ट द शो। तो कल की क्लास के अंदर अपन ने ये टेबल याद करनी सीख ली थी। इसके कंक्लूजन को लिखना बाकी था। दो चीजें डिस्कस करनी है। पहला कि इस टॉपिक का रिजल्ट क्या है। हमने ये डिसाइड करना था कि कोई एक मेथड यूज किया जाएगा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, और यहाँ तो इतने सारे लाइन में लगे हुए हैं तो किसकी लॉटरी निकली है। और दूसरा हमें ये डिस्कस करना है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें उसी चीज से मतलब है कि पेपर में यहाँ से कैसे जो है वो पास होना है। क्लियर? तो बात करते हैं अपन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कंक्लूजन की कि क्या आप लोगों को यहां पर कंक्लूजन के तौर पे समझना है। तो देखो बाबा, गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग एवरीवन। लाइब्रेरी में हूं? अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर। देखो, अब इसमें से अपन को किसी एक को विनर साबित करना है और किसी एक को जो है वो बाकी सबको लूजर साबित करना है। तो मैं यहां पर कंपैरिजन जो है वो कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आप ओवरहेड और अंडरग्राउंड को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम 4 गुना, 2 गुना और 3 गुना कंज्यूम हो रही है। किसके कंपैरिजन में? ओवरहेड के कंपैरिजन में। और 4 गुना वॉल्यूम, 2 गुना और 3 गुना वॉल्यूम अगर कंज्यूम हो रही है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। अब तुम कहोगे कि सर कुछ मेथड ऐसे भी तो हैं जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो 4 गुना नहीं है, 1 गुना ही है, सेम है एज इट इज। ये दो मेथड। तो भाई कंडक्टर का वॉल्यूम सेम है। अब ओवरहेड और अंडरग्राउंड की परिस्थितियों को अगर कंपेयर किया जाए तो अंडरग्राउंड सिस्टम में इंसुलेशन ज्यादा लगेगा कि नहीं ओवरहेड के कंपैरिजन में। तो जब कंडक्टर बराबर है तो फिर अपन एक कदम और आगे बढ़े कि हाँ भाई इंसुलेशन के बारे में बात करो तो अंडरग्राउंड कहेगा भैया वो तो ज्यादा लगेगा, देखो पैसा लगेगा वो इंसुलेशन का। तो हम कहेंगे भाग यहाँ से। अंडरग्राउंड सिस्टम जो जमीन से बाहर निकल करके तुम्हें परसों कह रहा था कि हमें क्या कांटे लगे हैं, हमसे क्या ट्रांसमिशन नहीं ना हो सकता, तो उसको तुरंत जो है वो जमीन में वापस गाड़ देना है। क्यों? उसको बोलना है कि भाई तू देख, तू देख तो सही, तू 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी वॉल्यूम की डिमांड कर रहा है, तो भाई तुझसे ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। तो यहां पर अंडरग्राउंड सिस्टम को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। अच्छे से काटेंगे इसको लाल कलर से। बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर का वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम होता है। अब रेस में कितने हैं? 10 मेथड। किसके? ओवरहेड के। डीसी, सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज। सबसे पहले टू फेज का नंबर लगाते हैं। पहली बात तो ये कि टू फेज में ये एच वाला मेथड जो है ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम खा रहा है, तो इसको तो पहले ही निकालो। अब टू फेज सिस्टम का यूज पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा। क्यों नहीं कर रहे सर? वो इसलिए नहीं कर रहे दादा कि जब आप नए 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 मतलब कि बहुत पहले, सदियों पहले की बात है, याद करो वो दिन। ऐसे ऊपर छत की तरफ देखो। हाँ अब सुनो मेरी बात। याद करो वो दिन जिस दिन
सबसे पहले बिजली बनी थी, सबसे पहले दुनिया में, उस समय डीसी जनरेशन हुआ था। फिर धीरे धीरे हम सिंगल फेज पर आए, सिंगल फेज से हम 2 फेज पे गए, 3 फेज पे गए, ऐसे लगातार हम मल्टीपल फेज सिस्टम खोजते गए। हमने देखा कि सिंगल फेज से 2 फेज में जब जाते हैं तो ज्यादा कुछ खास फायदे देखने को नहीं मिलते, कोई खास एडवांटेज नहीं होते। बट जब सिंगल फेज से हम 3 फेज पे जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, कायनात बदल जाती है। कैसे? सिंगल फेज से 3 फेज में मैं कुछ डिफरेंस बता रहा हूं जो 3 फेज में बहुत तगड़े हैं। पहला, सिंगल फेज और 3 फेज सेम रेटिंग की अगर मशीन है तो 3 फेज की मशीन की साइज छोटी होगी सेम रेटिंग में। सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3 फेज 3 गुना पावर ट्रांसमिट कर सकता है। सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3 फेज में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेल्फ रोटेटिंग नेचर का होता है, तो इसलिए इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सिंगल फेज में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सिंगल फेज से 3 फेज बनाने में बहुत मुश्किल है, पर 3 फेज से सिंगल फेज बनाना बहुत आसान है, आराम से बनाया जा सकता है। सिंगल फेज के अंदर एक ही तरीके का कनेक्शन अवेलेबल है, 3 फेज में 2 तरीके के कनेक्शन अवेलेबल है, स्टार और डेल्टा का। 3 फेज सिस्टम के अंदर वोल्टेज ज्यादा है तो स्टार यूज कर लो, करंट ज्यादा है तो डेल्टा यूज कर लो। सिंगल फेज में वो सुविधा भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिंगल फेज से 3 फेज में पूरी दुनिया बदल जाती है। तो ये वजह है कि 2 फेज सिस्टम को तो कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई तेरी कहां औकात है, सिंगल फेज से 3 फेज में जाऊंगा, 2 फेज पे क्यों रुकूंगा। तो फिर सिंगल फेज को लोगों ने कहा कि भाई तो 2 फेज को कह रहा है कि तेरी क्या औकात है, तो भाई सिंगल फेज तेरी क्या औकात है, तूने जितने भी फायदे बताए हैं सारे 3 फेज के बताए हैं, तू भी निकल पहली फुर्सत में। तो सिंगल फेज सिस्टम को भी एलिमिनेट कर दिया गया और 2 फेज को भी एलिमिनेट कर दिया गया सिंगल फेज और 3 फेज के कंपैरिजन में मिले फायदों से। तो रेस में बचे सिर्फ 2 बंदे। ध्यान से देखना, रेस बहुत ही तगड़ी होने वाली है। रेस में कितने लोग बचे? 2 जने। कौन कौन? डीसी सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें बताने वाला हूं दादा। मजाक में अपन भले ही मस्ती में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्सेप्ट की एक एक बात जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर वो आपने ध्यान से सुनी और समझी, एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे से मिस होगा और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। समझ रहे हो? तो एकदम ध्यान से देखते जाना। आज कम लोग कैसे हैं भाई, बाकी लोग कहां हैं? हाँ, फोन वोन घुमाओ इधर उधर, बुलाओ सबको क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा बाबा। और अपने दोस्तों में शेयर करो दबा के, जितने भी दोस्त हैं। अभी सेल का एडमिट कार्ड आ गया है, बोकारो का, उसका क्या कहते हैं, राउरकेला का, उसका पेपर है। फिर जनवरी में और पेपर है यूपीएमआरसीएल का, और गुजरात के लिए या जितने भी स्टेट के लिए वैकेंसीज हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो पेपर आने वाला है। तो ये पावर सिस्टम हर जगह आएगा और बहुत अच्छे नंबर में पूछा जाएगा। तो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, मैं कहूंगा कि आप सबको इस कोर्स को जो है वो अच्छे से शेयर करें और मेरे नंबर भी शेयर कर दें अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो। ठीक है, इफ यू फील लाइक कि हाँ यार दोस्त की मदद, स्वार्थी नहीं बनना है कि मैं अच्छा पढ़ लूंगा, मेरे दोस्त ने भी कोर्स ले लिया तो वो भी अच्छा पढ़ लेगा तो उसके भी नंबर आ जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ तो हाँ, विद्या बांटने से बढ़ती है। कोर्स जितना फैलाओगे तुम्हें उतना ही यश प्राप्त होगा कि अरे यार तेरा भला हो दोस्त, तूने मुझे शेयर किया ये कोर्स, और उनकी दुआओं से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझ लो। समझ रहे हो? हाँ, तो मेरे नंबर और ये कोर्स दोनों शेयर करने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई सिंगल फेज और 2 फेज का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। गेम बचा है 2 लोगों के बीच में, डीसी सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है भाई साहब गजब से, कबीर सिंह वाला, वो जब बुलेट लेके निकलता है और दोनों सिस्टम एकदम तगड़े से तैयार होकर के निकले आपस के अंदर टकराने के लिए। डीसी सिस्टम ने मार्केट में उतारा अपना पहला बंदा, के, सबसे पहला बंदा। तो 3 फेज ने उतारा अपना पहला बंदा 0.5 के अपॉन कॉस स्क्वायर 5, क्योंकि इसका जो दूसरा वाला मेथड है वो तो वॉल्यूम ज्यादा खा रहा है, तो इसने अपना बेस्ट उतारा, इसने कहा कि मैं के उतारूंगा। दोनों में जब कंपैरिजन की बात आई तो मामला फंस गया पावर फैक्टर का। जब तक पावर फैक्टर पता नहीं होगा तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन विनर है और कौन लूजर है। ध्यान से सुनना, जब तक पावर फैक्टर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलेगा कौन विनर है और कौन लूजर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंडक्टर की वॉल्यूम को डिसाइड करने में पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। और याद करो वो दिन, कौन सा दिन? वही दिन, अरे वही दिन जिस दिन हमने वो टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक? वही टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। याद आ रहा है कुछ? नहीं पता?
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबा वही टॉपिक जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को पावर सिस्टम के, अरे क्या हो गया, पावर सिस्टम के पहले चैप्टर की तीसरी हेडिंग एडवांटेज ऑफ ईएचवी एसी, उसके अंदर सब हेडिंग एडवांटेज, और एडवांटेज के सब हेडिंग में 2 नंबर एडवांटेज मैंने आपको लिखाया था, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोल देना फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जैसे सुनो तुरंत अंगूठा दबा दो, यहाँ याद आ गया। इस टॉपिक में मैंने cos स्क्वायर फाई को जानबूझ करके लिखा था कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/cos स्क्वायर फाई वी स्क्वायर के साथ। क्यों? पता चल गया होगा कि cos स्क्वायर फाई का कितना बड़ा रोल है ये डिसाइड करने में कि कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर और नॉट? यस और नो? जल्दी बताओ। बिल्कुल, इसलिए उस दिन cos स्क्वायर फाई को मैंने कांस्टेंट नहीं माना था, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। अब यहां पर जो है 3 फेज सिस्टम जो है, 3 फेज, ध्यान से सुनना, कहानी थोड़ी सी लंबी चलेगी इसलिए एकदम मजे के साथ सुनना। लिखना कुछ नहीं है, आराम से ईयरफोन लगा लो या ब्लूटूथ स्पीकर पे चला लो, लैपटॉप पे चला लो, फुल वॉल्यूम कर लो, कमरे की लाइट चला लो, गेट कर दो बंद, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर, कहानी सुनना ध्यान से। तो cos स्क्वायर फाई की बात आई तो एसी सिस्टम ने कहा कि भैया जी बात ऐसी है, एसी सिस्टम कह रहा है कि बात ऐसी है, मतलब एसी वाली बात नहीं, ऐसी बात मतलब हिंदी वाला एसी है ना। तो एसी कह रहा है कि बात ऐसी है लाला, cos स्क्वायर फाई का मान जो है ना वो मेरे के अंदर 0.8 0.85 के आसपास रहता है, पर मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा मैं, और मैं cos फाई को यूनिटी लेके चला जाऊंगा। वादा किया लोगों से कि मैं यूनिटी लेके चला जाऊंगा, मुझे चूज करिए आप। लोगों ने कहा ठीक है यूनिटी कर ले। यूनिटी किया तो इसने पता चला कि वॉल्यूम ऑफर कर दी भाई साहब 0.5 के। अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए 3 फेज सिस्टम ने कहा कि 0.5 के अंदर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो डीसी सिस्टम ने कहा रुको मुन्ना रुको, मुन्ना रुको, हम हमारा प्लेयर चेंज कर रहे हैं, पहले वाले प्लेयर से नहीं, अब हम दूसरे वाले प्लेयर से खेलेंगे। दूसरे वाले प्लेयर ने मैदान में एंट्री मारी, इसका वैल्यू आया 0.25 के। दूसरे वाले सिस्टम की मैदान में एंट्री हुई, वॉल्यूम कितना आया 0.25 के। झलझले आ गए भाई साहब, मार्केट हिल गया पूरा का पूरा। क्यों हिल गया? वो इसलिए क्योंकि 3 फेज 0.5 के से ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, पावर फैक्टर यूनिटी से तो ऊपर जाएगा नहीं, आया ना। अब इस केस के अंदर ये 0.25 के सबसे कम वॉल्यूम कंज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है, सबसे कम वॉल्यूम कंज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी डीसी ने कहा कि ओ भाई, अजम्पशन में तुमने जो है, अजम्पशन में तुमने जो है पावर लॉस सारे सिस्टम का सेम माना है, जबकि डीसी में पावर लॉस भी कम होंगे। मुझे 2 ही तार चाहिए और जरूरत हो तो एक ही तार दे देना, दूसरे वाले तार को ग्राउंड कर देना, मैं तो एक तार से ही पावर ट्रांसमिट कर दूंगा। डीसी कहेगा भाई मेरे को 3 तार तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन के अंदर, वॉल्यूम के कंपैरिजन के अंदर, तो लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा, कल मैंने टेक्निकल टीम के नंबर दिए थे वीडियो के अंदर, उस पर कॉल कर लेना आप। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में डीसी सिस्टम ने गर्दा उड़ा दिया। इसने कहा भाई साहब, डीसी सिस्टम भारी मतों से जीतते हुए, ठीक है, डीसी सिस्टम भारी मतों से जीत गया साहब। जैसे ही डीसी सिस्टम जीता, गाजे बाजे के साथ में उसको कंपनी ने बुलाया। 3 फेज सिस्टम रोते हुए चन्ना मेरे या गाते हुए निकल गया। मतलब ऐसे अपनी घर के बाहर जो चौकी होती है, जो प्लेटफॉर्म सा बना हुआ होता है जिस पर बैठ करके और बुजुर्ग लोग बातें करते हैं, उसमें 3 फेज सिस्टम बैठा बेचारा रो रहा था बहुत बुरे तरीके से कि हम बहुत ही नजदीकी वोटों से हार गए हैं। और डीसी सिस्टम भाई साहब उधर टसन के अंदर चश्मा पहन के और अपनी साइकिल के ऊपर निकला और पहुंचा, कहां पहुंचा? ऑफिस में। गाजे बाजे से स्वागत हुआ, एकदम बुके वगैरह पकड़ाया गया उसको, और टेबल के ऊपर 2 ठो समोसे और 4 ठो जो है वो गुलाब जामुन पड़े, एकदम बढ़िया बैठे, उसको राजशाही से बिठाया, बोले मालिक आप सबसे सस्ते में पावर ट्रांसमिट करेंगे, आप ही देव मानुस हैं, नाश्ता कीजिए। अब भाई साहब धनाधन गुलाब जामुन समोसे कचौड़ी उचौड़ी सब कुछ एकदम निपटाए। तब तक मैनेजर साहब बोले कि मालिक लिस्ट बना दो, हम सामान ले आते हैं, क्या क्या चाहिए आपको पावर ट्रांसमिट करने के लिए, लिस्ट दे दो तुरंत। अब थोड़ा ही चाहिए होगा, इतना सस्ते में आप कर रहे हो तो थोड़ा सा चाहिए होगा ट्रांसमिशन के लिए सामान, तो आप फटाफट से लिख के दे दो, हम ले आते हैं। उन्होंने लिखना चालू किया, एक तार ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सब कुछ लाने के बाद उसने नीचे जो एकदम चुपके से लिखा, कन्वर्टिंग स्टेशन की सख्त जरूरत है मुझे पावर ट्रांसमिट करने के लिए,
तो ट्रांसमिशन में तो सामान इतना ही लगेगा, पर इस ट्रांसमिशन को सफल बनाने के लिए ये सामान और लगेगा, और वो सामान था कन्वर्टिंग स्टेशन। सेंडिंग एंड पर यहां पर कहां गया, ये रहा, ये जो वायर है इसके इस तरफ और इस तरफ, यहां पर भी कन्वर्टिंग स्टेशन चाहिए और यहां पर भी कन्वर्टिंग स्टेशन चाहिए, बीच में डीसी। तो इसका कॉस्ट तो ठीक है, कम लगेगा, पर ये कन्वर्टिंग स्टेशन मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि भैया इसकी कॉस्ट कितनी होगी, जोड़ के बताया, बोले 50 करोड़ रुपए के अंदर मामला सेट हो जाएगा। मैनेजर साहब का एकदम दिमाग सनक गया। तो वो आखिरी समोसा उठा ही रहा था डीसी सिस्टम, उसको बोला ए नीचे रख, इसको नीचे रख, नीचे रख, निकल इधर से निकल, अभी तो इतना सा नुकसान मैं सहन कर लूंगा, 4 गुलाब जामुन 2 समोसों का नुकसान सहन कर लूंगा, अब मैं 1 समोसे का भी नुकसान सहन नहीं करूंगा, निकल तू यहां से, मुझे नहीं जरूरत है तेरी, तू थोड़ा सा कॉस्ट दिखा करके और बाद में हमें कहता है कि इतना सारा पैसा लगेगा, मेरे को जरूरत नहीं है। और हाँ, रास्ते में 3 फेज सिस्टम का मकान आएगा, उसको बुला लेना, उसको भेज देना, तू निकल। उसको निकाल दिया और डीसी सिस्टम रोते हुए गया। जग सुना सुना लगे, वो गाना चल रहा था बैकग्राउंड के अंदर, और साइकिल पे रोते हुए निकला। 3 फेज सिस्टम सर पकड़ के बैठा, मातम मना रहा था। डीसी सिस्टम सामने से निकला तो वो बोलते हुए निकला कि तेरे को बुला रहे हैं। तो 3 फेज सिस्टम को सुना ही नहीं दिया, उसने बोला पड़ोसी को, बोले कुछ कह रहा था क्या, लगता है रोते हुए जा रहा था बेचारा, क्या हुआ होगा वहां पे। तो उसने कहा कि भैया जी आपको बुला रहे हैं वहां पे। बोले क्या बात है, हमें बुला रहे हैं। तुरंत से साइकिल वाइकिल निकाल के एकदम जूता डाल के और निकले, वो पहुंचे उधर। तो स्वागत करने वाले डबल, नाश्ता डबल टेबल पे पड़ा, कहीं नाराज नहीं हो जाए कि पहले डीसी को क्यों बुलाया। होता है ना ऐसे कि भाई शादी में जाते हैं तो किसी छोटे को पहले बुला लो, किसी बड़े को नहीं बुलाओ, तो बड़ा वाला मुंह फुला लेता है क्योंकि बड़ा है, उसको पहले बुलाना चाहिए। और वैसे बुलाना भी चाहिए, जो उम्र में बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। 3 फेज सिस्टम को बुलाया, मैनेजर साहब ने खुद अपने हाथों से माला वाला पहना के बिठाया, बोला बैठो। बताओ लोग कैसे कैसे हो गए, थोड़ी सी कॉस्ट दिखा करके बाद में कहते हैं कि हमें तो इतना सारा पैसा चाहिए। इतना कहां है, आप बताओ, आज के जमाने में पावर ट्रांसमिशन करना कोई छोटी मोटी बात है क्या, इतना पैसा कहां से लेके आए। तो उसने कहा कि देखो भैया जी बात ऐसी है, ऐसे बोलते बोलते उसने पहला गुलाब जामुन मुंह में रख लिया। फिर उसने कहा कि देखो बात ऐसी है कि हमें ये कन्वर्टिंग स्टेशन का होता है भैया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस 3 तार चाहिए, RYB, बस कछु नहीं चाहिए। इधर स्टेप अप करना है, इधर स्टेप डाउन करना है। बोलो भैया जी वो तो हमें करना ही है, वो तो हमें पता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हेडिंग नंबर 3 में हमने पढ़ लिया है कि वोल्टेज स्टेप अप करना जरूरी है, बस ट्रांसमिशन के लिए हमें 3 तार चाहिए। बोले और कोई कन्वर्टिंग स्टेशन मालिक और कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट, कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन करने के लिए डीसी सिस्टम सबसे सस्ता प्राइस ऑफर कर रहा था, बट उसको करने के लिए जो ओवरऑल आपको सिस्टम बनाना पड़ रहा है उसकी प्राइस 3 फेज सिस्टम से भी आगे निकल गई, इसलिए उसको निकाल दिया वहां से। और एसी सिस्टम एकदम बढ़िया अपने पावर को ट्रांसमिट करना चालू कर दिया। बिल्कुल। 3 फेज जो है वो मैनेजर को बोल रहा है कि सड़क से उठा करके तेरे को स्टार बना दूंगा मैं, अगला स्टार तू ही होगा। वाह मिश्रा जी वाह, गजब मस्त डायलॉग मारे हो। तो हुआ ये, 3 फेज सिस्टम ने पावर ट्रांसमिट करना शुरू किया, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी। अब भाई साहब एकदम आजकल साइकिल, और भाई साहब मर्सिडीज, मर्सिडीज के अंदर जो है वो एसी सिस्टम जाता है अपने ऑफिस में। वो मैनेजर साहब खुश, सारा सिस्टम कुछ एकदम बढ़िया। फिर क्या है कि अब कंपटीशन और बढ़ गया मार्केट में, पावर की डिमांड बढ़ गई, तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है उन पर भी बर्डन बढ़ गया। उनको कहा गया कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पावर ट्रांसमिट करिए, और आपको पता है कि पावर को ज्यादा ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाने की बात आई तो 400 केवी के बाद में अगला वोल्टेज सोचा जाने लगा कि कौन सा करें। तो मैनेजर साहब ने जो है वो प्रपोजल भेजा 3 फेज सिस्टम को कि बोले 400 केवी से आगे चलना है अपने को, और आप सामान लिख करके दे दो क्या चाहिए, कितना क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो मैनेजर साहब को जब लिस्ट मिली उनका एकदम दिमाग सनक गया। उन्होंने कहा कि यार इतना ज्यादा पैसा किसका जोड़ा है, लाइन का तो चलो ठीक है, लाइन के साथ में ये दुनिया भर के लफत्तर चीजें और ऐड कर दी। क्या है वो लफत्तर चीजें बताऊं तुम्हें। एसी सिस्टम है, रेजिस्टेंस एसी में ज्यादा होता है, पावर लॉस ज्यादा होगा, तो पावर ज्यादा भेजनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा। पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सीरीज कैपेसिटर लगता है, फॉल्ट को लिमिट करने के लिए सीरीज रिएक्टर लगता है,
पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए शंट कैपेसिटर लगता है, फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए शंट रिएक्टर लगता है, वोल्टेज लाइन में ड्रॉप ज्यादा होता है इसलिए बीच में स्टेप अप करने के लिए एक इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर और लगता है जो बीच में वोल्टेज को स्टेप अप कर सके, लाइन का ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है और भी दुनिया भर की चीजें। और स्टेबिलिटी की तो समस्या एसी में शुरू से ही थी। तो जब उसने इन सारी बीमारियों का हल लिखा तो बिल बना बहुत चौड़ा, बहुत लंबा। उसने कहा कि यार ये तो पैसा आजकल बहुत ज्यादा चार्ज करने लगा, डाकू हो गया भैया, कार में आ रहा तो उसका क्या तेल का पैसा भी हमसे लेगा, इतना ज्यादा महंगा हो गया एसी सिस्टम। तो उन्होंने क्या कहा, बोला अपने चपरासी को, बोले काम करो जरा डीसी को फोन घुमाओ और डीसी सिस्टम को बोलो कि ऑफिस आए, और सामने वाले गेट से नहीं आए, वो देख लेगा ससुरा थ्री फेज सिस्टम तो नाराज हो जाएगा, उसको बोला पीछे वाले गेट से, पीछे वाले गेट से जो है वो डीसी सिस्टम कैबिन में आया, वही चप्पल पहनी, फटी टी शर्ट, पंचर निकाल रहा था बेचारा। पहुंचा ऑफिस में, बोला हाँ मालिक हमें कैसे याद किया, हमें तो उस दिन तुम धुतकार के निकाले थे बाहर, बेइज्जती याद है हमें। मैनेजर साहब बोले अरे वो तो जमाने की बात थी, आज का जमाना और है, रसमलाई पड़ी थी भैया टेबल पे, बिल्कुल अपने हाथों से खिलाए मैनेजर साहब। बोले देखो ऐसा है कि हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वोल्टेज 400 केवी से भी ज्यादा होने वाला है। तो डीसी सिस्टम ने कहा तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तरक्की करो खूब। बोले हम थ्री फेज सिस्टम को बोले आप उन्हें कहिएगा नहीं, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दिया, देखो जरा ये क्या क्या लपत्तर चीजें लगाई, सीरीज कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन, लॉस ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इतनी समस्याएं पहले तो थी नहीं, अब इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो डीसी सिस्टम ने कहा कि अरे इनमें से तो हमें एक भी लफत्तर चीज नहीं चाहिए, हमें तो बस एक चीज चाहिए, कन्वर्टिंग स्टेशन। तो उन्होंने कहा कि बजट लिख के दो, उन्होंने लिख के दिया, मैच किया तो पता चला कि अरे यार एसी सिस्टम की बजाय डीसी सिस्टम जो है उसके अंदर कॉस्ट तो बराबर है पर एडिशनल फीचर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा एडिशनल फीचर्स हैं, लॉसेस कम है, स्टेबिलिटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, डीसी सिस्टम के अंदर कोरोना कम होता है, रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ज्यादा होती है, एक ही तार है, मतलब दुनिया भर के ग्राउंड रिटर्न भी पॉसिबल होता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा तुम्हें, समय समय पर ये सारी चीजें बताऊंगा कि डीसी के क्या क्या फायदे हैं। इतने सारे फायदे हुए तो उन्होंने कहा भाई डील डन, समझो आप ही करो पावर ट्रांसमिट। और उनने जो है वो पहला डीसी सिस्टम लॉन्च कर दिया 500 केवी का, ध्यान रखना 500 केवी का पहला, तो भारत का पहला एचवीडीसी लाइन कितने का बना, 500 केवी डीसी का बना। तो मैनेजर जो है उसने डील डन कर दी। वो जो चपड़ासी था वो दोगला आदमी, होते ही हैं सारे चपड़ासी, वो दोगला आदमी को गया एसी के पास, बोले आपको पता है डीसी से डील हुआ है, भैया साइकिल से सीधा ओडी निकलवाया है, हाँ पहले ही दिन डील होते ही 500 केवी का बन रहा है। तो भाई साहब थ्री फेज सिस्टम ने कहा कि ऐसी बात है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, आ जाओ अब तो तुम मार्केट में। और उनने लॉन्च कर दिया 765 केवी का भारत का हाईएस्ट एचवीएसी लाइन। तो भारत में मैक्सिमम एचवीएसी में अभी ट्रांसमिशन हो रहा है 765 केवी पे। डीसी सिस्टम ने कहा ऐसे ही थोड़ी मेरे जलवे भाई, मैं पहले से सोच करके आया था, तेरे इतने सारे वोल्टेज लेवल में अकेले में मैं एक ही वोल्टेज में काम थोड़ी करूंगा। उसने लॉन्च कर दिया भारत का सबसे बड़ा एचवीडीसी 800 केवी का डीसी लाइन, और ये चल रहा है इंडिया में, सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात। तो एसी सिस्टम आगे बढ़ा, डीसी भी आगे बढ़ा, दोनों ने पावर को ट्रांसमिट किया। एक स्तर पर आकर के दोनों ने जो एक दिन आमना सामना हुआ, दोनों ने वो पुराने दिन याद किए जब दोनों साथ में खेला करते थे। उनको अचानक से बचपन याद आया और उन्होंने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, अपन एक डील कर लेते हैं, 500 केवी के नीचे तो देख ऐसा है कि डीसी सिस्टम कहेगा कि मेरे बाकी जो चीजें हैं वो महंगी पड़ रही, तो 500 केवी के नीचे तू संभाल, तू खुश रहे। 500 केवी के ऊपर कुछ ट्रांसमिशन मैं कर देता हूं, कुछ ट्रांसमिशन तू कर दे, ओवरऑल कॉस्ट अपने लगभग बराबर ही है। तो नियम बना लिया गया कि ट्रांसमिशन करने के लिए डीसी से सस्ता कोई नहीं है। पहला नियम फिक्स है, ट्रांसमिशन के लिए जब भी याद किया जाएगा डीसी सिस्टम को याद किया जाएगा, सबसे सस्ता पड़ता है। मगर ओवरऑल कॉस्ट को जब कंसिडर किया जाएगा तो 500 केवी के नीचे सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज थ्री वायर यूज होगा, और 500 केवी और उसके बाद में डीसी भी यूज किया जा सकता है और थ्री फेज थ्री वायर भी यूज किया जा सकता है। समझे कि नहीं? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट भाई? समझ में आया कि नहीं तुम्हें? बोलो जल्दी से।
ओ भैया जी, आज जितने लोग लाइव हैं, कहा सुन रहे हो तुम? कहानी सुन रहे हो? बढ़िया चल रहा है, पर समझ में आया कि नहीं आया? तो इस हेडिंग का कंक्लूजन लिखने वाले हैं अब अपन। ऑल क्लियर, ऑल सेट? यही चीज लिखवा रहा हूं, 2 पॉइंट लिखने हैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1 लिखो, डीसी सिस्टम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। DC system is the most economical transmission system. DC system is the most economical transmission system. दूसरा लिखो नोट, नोट में सेकंड पॉइंट, नोट में सेकंड पॉइंट, if the overall cost is considered, if the overall cost of the system is considered below 500 kV, below 500 kV, 3 phase 3 wire is economical, three phase 3 wire is economical, and above 300 kV, sorry, above 500 kV, below 500 kV, 3 phase 3 wire is economical, and above, and at 500 and above, ऐसे लिखना, at 500 kV and above, at 500 kV and above, both 3 phase 3 wire and both 3 phase 3 wire and DC system is economical. Both 3 phase 3 wire and DC system is economical. Both 3 phase 3 wire and DC system is economical. AC के अंदर लिख लेना, AC के अंदर 3 फेज 3 वायर के अंदर लिख लेना 765 केवी मैक्सिमम, और DC के अंदर लिख लेना 800 केवी मैक्सिमम। ये वो, अरे PDF पे लिखते हैं ना तो उसमें क्रॉस करते ही मिट जाता है, यहां लिख देता हूं, लिख लो, आपने देख तो लिया ही है। 3 फेज 3 वायर 765 केवी मैक्सिमम एंड DC सिस्टम 800 केवी मैक्सिमम, ठीक है। पहली 500 केवी की DC है, फिर 800 की है, और AC में 765 है। और यही नहीं, जब DC ने 765 लॉन्च किया ना, पता है AC ने क्या किया? बताऊं 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 AC ने क्या किया? बोलो, बताऊं कि नहीं बताऊं? अच्छा रहने दे तो यार, तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तुम, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, बाद की कहानी, तुम बोर हो रहे हो, छोड़ो, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। खून खोल गया भाई साहब, जैसे 800 केवी DC आया, भाई साहब AC का खून खोल गया एकदम, बहुत ज्यादा।
उबाल मारने लगा भयंकर। तुम तो रहने दो, क्या ही मतलब उसने क्या बोला होगा। अरे कहाँ यार, तुम कहाँ, तुम बताऊं क्या, बताऊं? अरे भाई साहब गजब, गजब कर दिया। एसी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, इंडिया की हाईएस्ट हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 1100 केवी, 1100 केवी एसी ने लॉन्च कर दिया। और ये वर्ल्ड की पहली सबसे बड़ी एसी ट्रांसमिशन लाइन होने वाली है, सबसे बड़ी। ओ भाई साहब मार्केट में आग लगा दी। डीसी सिस्टम बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, तो थ्री फेज सिस्टम ने आके चिढ़ाया उसको कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बता भी दो हमें, मुझे पता है कि तुम्हें धक्का लगा है। डीसी सिस्टम ने कहा पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, जिस स्क्रीन पर एसी ने लॉन्च किया 1100 केवी का एसी, उसी स्क्रीन के ऊपर पीछे से भाई साहब एकदम केजीएफ के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलते हुए डीसी सिस्टम ने लॉन्च कर दिया विश्व का सबसे बड़ा 1200 केवी डीसी का लाइन। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इस प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है ना। तो एबीबी ग्रुप इसको बना रहा है, एबीबी ग्रुप जो है वो इसको बना रहा है, और फंक्शनल हो जाएगी कुछ सालों के अंदर। नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जो मणिपुर, मेघालय, ये मिजोरम, ये सिक्किम, ये जितने भी है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की पावर क्राइसिस को खत्म करने के लिए 1100 केवी का एसी लाइन जो है उसका प्रोजेक्ट लेके आया गया है। लियो, जल्दी थोड़े दिनों में आ जाएगी, मतलब न्यूज की भाई कहाँ है। हाँ चलिए, ये पिछले हेडिंग का जो है वो कंक्लूजन हुआ खत्म। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेन मुद्दे की बात कि इस टेबल से क्वेश्चन कैसे आएंगे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1, आपको इस टेबल में से कोई भी वैल्यू रैंडमली पूछ लेगा, कहेगा बताइए थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में जो ओवरहेड सिस्टम में वॉल्यूम कंज्यूम होती है बताओ कितनी है, 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। आपसे पूछ लिया सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम जो है अंडरग्राउंड का, उसमें कितनी होती है, 2.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ये टेबल में से कोई भी वैल्यू रैंडमली आपसे पूछी जा सकती है। टाइप 1। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा, सुबह में से चिकन विकन की बात मत करो, राम राम राम, बिल्कुल नहीं, नो नॉन वेज, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ये कहेगा what is the amount of volume consumed by a two phase three wire system when compared with DC two wire system। क्या बोला मैंने, what is the amount of volume consumed by two phase three wire system when compared with DC two wire system। तो DC टू वायर अपने को पता है स्टैंडर्ड है K होता है, फिक्स है K होता है, और टू फेज थ्री वायर सिस्टम का 1.457 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई होता है। ऐसे सवालों में आपको टू फेज, सॉरी ये डीसी टू वायर जो दिया गया है ना, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। आप जब यहां 1.457 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, तो आप ऑलरेडी K से कंपेयर करके ही तो लिख रहे हैं कि K का कितना गुना, K का 1.457 बटा कॉस स्क्वायर फाई गुना। तो ये सारी वैल्यूज आपने ऑलरेडी किससे कंपेयर कर रखी है, इस पहले मेथड से कर रखी है। तो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है असल में वही पूछना चाह रहा है जो पिछले सवाल ने पूछा था, कोई एक वैल्यू, बस इस बार ये बोल दिया कि कंपेयर करो पहले वाले से। अरे भाई ऑलरेडी हम पहले वाले से कंपेयर करके ही लिख रहे हैं। टाइप 3 क्वेश्चन, दो अलग अलग वैल्यूज का रेशियो पूछेगा। कंपेयर द अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ टू फेज थ्री वायर सिस्टम व्हेन कंपेयर विद थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो टू फेज थ्री वायर 1.457 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई बटा थ्री फेज फोर वायर 0.583 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, दोनों का रेशियो ले लो, कॉस से कॉस कट जाएगा, K से K कट जाएगा, 1.457 डिवाइड बाय 0.583, आंसर आ गया। कोई भी दो वैल्यू उठा करके आपस में कंपेयर करा लेगा। टाइप 3 क्वेश्चन, क्लियर? हाँ मुझे पता है भाई शुभम, उसे चिकन नेक कहते हैं, आई नो इट। आसाम वाला जो बेल्ट है वो सिर्फ 40-45 किलोमीटर की ही जो गैप है, इसके इधर जो है वो अलग देश है, इधर अलग देश है, उसको चिकन नेक कहा जाता है। आई नो इट, चिंता ना करो तुम, है ना। अब देखो आगे सुनो तुम, टाइप 4 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन,
टाइप 4 में क्या कहेगा, आप लोगों ने ये डीसी 3 वायर जो लिया था, इसमें न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन कितना लिया था बताना जरा। डीसी 3 वायर में, सिंगल फेज 3 वायर में और 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन कितना लिया था, कमेंट करके बताओ कितना लिया था। बताओ जरा कितना लिया था। हाफ लिया था, बिल्कुल हाफ लिया था, हाफ लिया था ना। अब सवाल ये कहेगा हाफ नहीं, पूरा लो, पूरा वॉल्यूम लो जितना बाहर वाले का लिया और फिर एक्सप्रेशन पूछेगा कितना होगा। तो टाइप 4 सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है जिसमें आपके ओरिजिनल अजम्पशन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। आपको 0.5 लेने का कहा था, ये कहेगा पूरा लेके बताओ वैल्यू कितना होगा। तो उस केस में आपको यहाँ 3.5 की जगह 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 2.5 की जगह आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसमें अगर आप 4 लोगे ना, 4 3.5 की जगह 4, तो ये वैल्यू आएगा 0.675। कितना आएगा, 0.675 आएगा। तो ये वॉल्यूम ज्यादा हो गई ना, इससे भी ज्यादा हो गई 0.675, इससे भी ज्यादा हो गई, इससे भी ज्यादा। इन सब के अंदर जो भी वैल्यू जो है 0.675, जिनसे भी कंपेयर कराओगे उससे 0.675 कंपेयर होगा। फिर समझ रहे हो, जैसे इसके अंदर 0.3125 है, जब इसमें आप 3 गुणा करोगे तो 0.37 हो जाएगा, 0.375 यानी 37.5%। तो ये चौथा क्वेश्चन सबसे टफ है। इसी चौथे क्वेश्चन को करने के लिए डेरिवेशन करवाइए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रट्टा मारोगे तब तो वो जो कहेगा कि चौथा वायर बराबर लो, तो कैसे आंसर करोगे? कर पाते क्या तुम? नहीं। अब कर सकते हो, बिल्कुल। तुम्हें डेरिवेशन पता है, तुम्हें एरिया तक का स्टेप पता है। एरिया के बाद जहां 2.5 कर रहे थे वहां 3 करके देख लेना, यहां पर 0.375 आ जाएगा, यहां 0.675 आ जाएगा। ऐसे आप लोग इन सब का करके देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, समझ में आ गई? टाइप 4 सवाल पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया। यूपीपीसीएल में ही पूछा गया। मिश्रा जी यूपी से हो गया, पूछा गया है वहां पे। समझ में आ गई बात? तो मैंने सभी प्रकार के सवाल, टॉपिक का कंक्लूजन सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट नई हेडिंग पे चल रहे हैं, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। अब सुनो जरा विस्तार से। क्या सुनना है? कि इस टॉपिक का पिछले टॉपिक से क्या कनेक्शन है और अगले टॉपिक का आधार कैसे बनेगा। हमने इस चैप्टर के अंदर शुरुआत ट्रांसमिशन से करी है। ट्रांसमिशन के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये देखा कि ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, और फिर उसके बाद में हमने ये देखा इंट्रोडक्शन के बाद में सिंगल लाइन डायग्राम, पूरे पावर सिस्टम का ढांचा, स्ट्रक्चर सीखा। पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर सीखने के बाद में हमने कहा कि ट्रांसमिशन की शुरुआत कहां से होती है, वोल्टेज को स्टेप अप करने से। हेडिंग नंबर 3, वोल्टेज को स्टेप अप क्यों करते हैं, ये सीखा। वोल्टेज स्टेप अप कर दिया, पावर ट्रांसमिट करो, कौन सा मेथड यूज करें, अभी अभी सीख लिया। डीसी या 3 फेज 3 वायर कोई भी यूज कर सकते हैं। सिस्टम डिसाइड हो गया, सिस्टम डिसाइड हो गया कि हाँ भाई डीसी सिस्टम बना दो, हाँ भाई 3 फेज 3 वायर बना दो। तो उन्होंने एक लिस्ट लिख के दी थी ना यार, अभी याद करो, अभी बोला था ना एक लिस्ट, हाँ भैया जी लिस्ट लिख के दे दो मैनेजर साहब ने। वो लिस्ट पे लिखा हुआ सामान कौन लाएगा, तुम लेके आओगे। हाँ मतलब मैनेजर साहब जो है वो मंगवाएंगे। तो वो लिस्ट पे लिखा हुआ सामान, क्या क्या सामान उन्होंने लिखा, वो सामान डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी ओवरहेड लाइन को डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कि पोल कितने टाइप के होंगे, कंडक्टर कितने टाइप के होंगे, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, अर्थ वायर, स्टे वायर, हर चीज, हर एक चीज जो ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए चाहिए, उस हर चीज को अपन यहां डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ फोटोज, प्रैक्टिकल टच के साथ अपन डिस्कस करने वाले। यो अच्छा, कानपुरिया, कानपुर से हो? बिल्कुल। नगेंद्र, नगेंद्र दादा आपको शायद मैं जानता हूं, अपनी बात भी हुई थी पहले शायद, आई थिंक। तो हेडिंग लगाए सब लोग, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन, और उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाइए लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन को। फंक्शन, एक लाइन सपोर्ट का क्या काम है, फंक्शन ऑफ लाइन सपोर्ट। लियो, एक लाइन सपोर्ट का क्या काम है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं।
हर एक चीज डिस्कस करेंगे जो इस टावर को बनाती है। कितनी चीजें यहां पर लगी हुई हैं, ये सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक डेमो फोटो है कि भाई अपन इस तरीके से चीजें डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको नहीं समझा रहा हूं, मैं जैसे जैसे आगे टाइप समझाऊंगा। मैंने सिर्फ इस हेडिंग का फोटो लगाया, मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में इस टावर में लगी हुई हर चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लाइन सपोर्ट, मैकेनिकल डिजाइन में सबसे पहले अपन लाइन सपोर्ट की बात करें। इसमें लाइन सपोर्ट भी है, इंसुलेटर भी है, कंडक्टर भी है, क्रॉस आर्म भी है, सब कुछ है इसके अंदर, है ना। तो और भी अपन समय समय पर दिखते रहेंगे। लाइन सपोर्ट का काम क्या है, पहले मुझे आप लोग बताएं कि एक सपोर्ट, एक लाइन सपोर्ट का काम क्या होता है, क्या करता है ये लाइन सपोर्ट करता क्या है। लखनऊ से पहले पढ़े थे सर आपसे, अच्छा लॉकडाउन से पहले लखनऊ में पढ़े थे, ओके दादा बोलो जल्दी। एक सपोर्ट का, लाइन सपोर्ट का काम क्या होता है। जब तक तुम लोग कमेंट कर रहे हो मैं अगली फोटोज देख लेता हूं सीक्वेंस। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, ऐसे ढीले ढाले नहीं चलेगा मामला। बोला किसी ने, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती प्रदान करना, टू होल्ड द कंडक्टर, टू सपोर्ट द कंडक्टर, ओके। मेंटेन लाइन कंडक्टर, क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, और कोई। कंडक्टर को ग्राउंड से एक लेवल पर सपोर्ट करके रखना, हिमांशु वेरी गुड, सही जवाब। तो लाइन सपोर्ट का काम क्या होता है, लाइन सपोर्ट का काम होता है कंडक्टर को जमीन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मेंटेन करके रखना, उसको होल्ड करके रखता है, मैकेनिकली सपोर्ट करके रखता है जमीन से एक पर्टिकुलर ऊंचाई के ऊपर, ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है एक लाइन सपोर्ट। तो फंक्शन हेडिंग सबने लगा रखी है, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आप लिखिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। लिखिए, it is used to it is used to support the conductor, it is used to support the conductor to keep them at a suitable level, to keep them at a suitable level, to keep them at a suitable level above the ground, to keep them at a suitable level above the ground, to keep them at a suitable level above the ground। चलिए, तो करता क्या है वो तो जान लिया, पर ऐसा करने के लिए उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज एक एक लाइन सपोर्ट में होनी चाहिए। तो एक तो आपने बता दी मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसमें खुद में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी वो सपोर्ट दे पाएगा। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसके अलावा और बताओ। पावर सिस्टम बिल्कुल आप जैसा याद करना है, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें रगों में महसूस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल रगों में महसूस होगा। बस तुम्हें एक चीज, एक एक शर्त मान लोगे मेरी तो तुम रगों में महसूस कर पाओगे। वो शर्त क्या है बताऊं, सिर्फ एक शर्त, एक शर्त मान लोगे तो पावर सिस्टम पूरा एकदम ऐसे नसों में दौड़ेगा तुम्हारे, बिल्कुल। सस्ता होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, लाइन सपोर्ट सस्ता होना चाहिए। शर्त यह है कि आपको डेली रिवाइज करना है,
तो बहुत आसान है, हम तो रोज करते हैं रिवाइज, फिर हमें याद क्यों नहीं हो रहा? डेली उस दिन का नहीं, उस दिन तक जितना पावर सिस्टम हो चुका है वो सारा रिवाइज करना है। तीसरे दिन, आज कितना दिन हो गया है? आज दिन हो गए हैं 7। आज 7 दिन हो गए पावर सिस्टम चलते रहे, तो आपको आज 7 दिन का रिवाइज करना है। कल आपको पूरे 8 दिन का करना है, अगले दिन पूरे 9 दिन का करना है, पूरा रिवाइज करना है डेली बेसिस पर। अब तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, बोले ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे तो 20वें दिन 20 दिन का कैसे रिवाइज करेंगे? तो भाई 20 दिन जब बीत जाएंगे और तुम रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो रहेगा कि अरे 19 बार मैं इस चीज को पढ़ चुका हूं। तो चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगी कि पेज के किस कोने में आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा है। आपको अपने नोट्स को जानना है एकदम करीब से कि मैंने कहां क्या लिखा है। अगर ये भी याद रह गया ना तो पावर सिस्टम याद हो जाएगा। लोगों को ये भी नहीं पता होता। मैं आगे चलूंगा, आगे जब मैं चलूंगा, अभी तो 5वीं हेडिंग चल रही है, मैं 10वीं 11वीं हेडिंग जब पढ़ाऊंगा तब मैं दूसरी तीसरी हेडिंग की कोई बात पूछूंगा ना तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये किस हेडिंग से बात पूछी जा रही है। प्रॉब्लम इसी बात की है। क्वेश्चन पूछते ही दिमाग में आ चलिए, अरे ये तो उस हेडिंग में पढ़ाया था, तुरंत वो हेडिंग निकालोगे याद आ जाएगा। ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टीज के अंदर अभी तक आप लोगों ने 2-3 प्रॉपर्टी बताई है कि मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज आपको याद आ रही है तो बताएं, अदरवाइज फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूं। बताएं दादा। स्ट्रांग हो गया, सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए, लिख लीजिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। इसके अलावा लिखिए नेक्स्ट, लॉन्गर लाइफ, उम्र ज्यादा होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, इजी इरेक्शन, इजी इरेक्शन, इजी इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है लाने ले जाने और लगाने में सुगम होना चाहिए। मतलब किसी भी पोल को उसके फैक्ट्री से किसी लोकेशन पर ले जाना, उसे वहां पर इंस्टॉल करना, ये सारा प्रोसेस आसान होना चाहिए। इसे कहा जाता है इजी इरेक्शन। फ्री फ्रॉम कोरोजन इसके अंदर आ जाएगा। मैकेनिकल कॉस्ट कम रहेगी उसके अंदर, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट कम में, या फिर लाइफ लॉन्ग होगी, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कोरोजन नहीं होगा तो लाइफ ऑलरेडी लॉन्ग होगी। आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब अपन अगर बात करें कि ये किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर अपन पर्टिकुलर कोई पोल इंस्टॉल करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये बात किस चीज पर निर्भर करती है। तो आपको एक नोट करके लिखना है, नोट करके लिखिए, नोट, नोट लिखना है, हेडिंग लगा लूं, द चॉइस ऑफ लाइन सपोर्ट, द चॉइस, CHOICE, the choice of line support, the choice of line support for a particular situation
The choice of line support for a particular situation depends upon the choice of line support for a particular situation depends upon operating voltage, line span, operating voltage, line span, conductor cross section area, cost and local conditions, यानी कि किसी भी जगह अगर आप कोई पोल लगाने वाले हैं तो वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन बदलेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल करके कि किस वोल्टेज के लिए किस तरीके का पोल अपन यूज करते हैं, डायग्राम के साथ सीखेंगे। तो वोल्टेज के हिसाब से पोल का डिजाइन बदलेगा, दो पोल के बीच की दूरी कितनी रखनी है, स्पैन के हिसाब से पोल का डिजाइन बदलेगा, कंडक्टर कितना भारी काम में लेंगे उसके हिसाब से पोल का डिजाइन बदलेगा, आपके पास कितना पैसा है आपके बजट के हिसाब से पोल का डिसीजन चेंज हो सकता है, और आप जहां पोल को लगा रहे हैं वो जगह कैसी है, रेगिस्तान है, फॉरेस्ट एरिया है, दलदली एरिया है, प्लेन सरफेस है, पहाड़ी इलाका है, उसके अकॉर्डिंग भी पोल की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो इन 5 बातों पे डिपेंड करता है कि एक पोल का डिजाइन कैसा होगा। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? यस और नो? आगे चले। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स। पोल के टाइप्स। ए इसको लगा दिया तो इसको रोमन में यूज करेंगे। रोमन में टाइप नंबर 1 वुडन पोल। क्या यूज करने वाले हैं? वुडन पोल। बताओ भाई, वुडन पोल के बारे में जो जो खास बातें तुम्हें पता है वो फटाफट से उगल दो। वुडन पोल के बारे में जो जो खास बातें तुम्हें पता है वो बता दो वुडन पोल के बारे में। आप वुडन पोल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, मैं तब तक यहां पर वुडन पोल जो है उसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। मतलब मैं सेटअप तैयार कर रहा हूं। Okay, I just wanted to try something new.
कर दिया क्या कमेंट तुमने? तो एक वुडन पोल जो है, इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी, वेरी गुड। यूज अप टू 11 केवी, ओके। साल और टीक की लकड़ी से बनता है। 15 किलोमीटर डिस्टेंस, नहीं ये कौन सा पॉइंट हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, बिल्कुल। 50 से 60 मीटर स्पैन है, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, करंटली यूज में नहीं आ रहा है। एच टाइप का वुडन पोल। नगेंद्र नोट्स में से मत देख भाई, नोट्स देख देख करके मत लिख। पहले के नोट्स बने हुए मुझे पता है, वो देख करके मत बोलो। पुराने याद हैं तो बोलो, अदरवाइज नए नोट्स बनाओ बैठ करके, है ना। इस बार देख के मत बोलेगा। इजी टू एक्सेस, नॉन मेटल, लो कॉस्ट, इजी टू रिपेयर। रिपेयरिंग कैसे होगी सानू यार? लकड़ी का पोल खराब होगा तो बेचेंगे उसको, मतलब फेंकेंगे उसको, चूल्हे में काम में ले लेंगे। बैकग्राउंड साउंड ऐसे खटखट की आवाज आ रही है क्या तुम्हें? अच्छा, नोट से नहीं याद है, फिर तो ठीक है। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस इट। तो एक वुडन पोल जो होता है उसकी खास बातें क्या क्या होती है? एक वुडन पोल का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, एक वुडन पोल का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, वोल्टेज, वो 11 केवी तक होता है। वोल्टेज अप टू, मैं जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा हूं आप वैसे वैसे सुनकर लिखते जाएं। मैं वैसे यहां पर भी लिख रहा हूं, आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, मैं इस इमेज के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। तो वोल्टेज जो है वो 11 केवी तक यूज किया जाता है, किसका? वुडन पोल का। फिर ये जो वुडन पोल होता है इसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड बाय क्रायोसाइट ऑयल। क्रायोसाइट ऑयल, क्रायोसाइट ऑयल के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, इसकी रिपेयरिंग करी जाती है। अगर मैं इसके उम्र की बात करूं, एज की बात करें, तो इसका एज जो होता है ना वो लेस देन 25 टू 30 ईयर्स के आसपास होता है, मतलब इससे ज्यादा इसकी उम्र होती नहीं है। 25 से 30 साल के आसपास एज जो है वो 25 से 30 साल का ये होता है, 25 टू 30 ईयर्स के आसपास होता है। अगर मैं इसके स्पैन की बात करूं, ये जो यहां पर बनाया हुआ है, एक पोल से फिर अगला पोल जब आएगा ये, तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो स्पैन है वो आपकी स्पैन, वो आपकी 40 से 50 मीटर के आसपास रहने वाली है, 40 टू 50 मीटर के आसपास रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि इस पोल के अंदर और क्या क्या खास बातें हैं, तो ये पोल आप लोगों को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन, प्रोवाइड इंसुलेशन, प्रोवाइड इंसुलेशन। आपको ऐसे खटखट की आवाज आ रही है क्या पीछे से? ये प्रॉब्लम तो है, एक मिनट है ना।
चलिए, अरे कोनो गन नहीं चला रहा, कानपुर गए हो, तुम्हें गन और गुटखा दो ही चीजें सूझती हैं, और भी कई चीजों के लिए फेमस है भाई। ठीक, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है, लो कॉस्ट, बिल्कुल ही कम कीमत होती है इसकी, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, ये भी इसका फीचर है। और इसका जो टॉप होता है ना, ये जो टॉप है इसका, इसके टॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इसको उठा के ले आते हैं इधर, आजा, खाली पड़ा है। तो इसके टॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर इसके टॉप को ये एल्यूमिनियम या फिर सीमेंट, अरे यार, एल्यूमिनियम, सीमेंट, जिंक या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन की कैप लगा दी जाती है यहां पर, टू प्रिवेंट डीके ड्यू टू स्नो एंड रेन। वुडन पोल्स आर प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, सीमेंट, जिंक और गैल्वेनाइज्ड आयरन कैप एट द टॉप। यहां टॉप पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टोपी लगाई जाती है जो इस तरीके की नजर आती है। आगे बात समझ में? यस और नो? ट्रीटेड बाय क्रायोसाइट ऑयल का मतलब, शुभम कभी पुलिस का डंडा खाए हो? लॉकडाउन के अंदर मान लो तुम ऐसे घर से तफरी करने के लिए एकदम से निकले और पुलिस ने कहा कि इधर आइए जरा, तुमने काम बताया कि भैया ये काम था, उनको लगा ये काम तो जेन्युइन है नहीं, उन्होंने तो फट से 2-3 डंडे मारे, तो क्या तुमने पुलिस का डंडा खाया है बाबा? अगर पुलिस का डंडा खाया है तो तुम्हें एहसास होगा कि क्रायोसाइट ऑयल क्या होता है। नहीं खाया है? देखो होता क्या है कि जो वुड होती है, लकड़ी जो जंगल से काट के अपन लेकर के आए, वो नेचुरली जितना स्ट्रांग है उतना ही है। अब हम हमारी तरफ से उसको थोड़ा सा एडिशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसे? उस पूरे वुड को सूखने के बाद में ऑयल में डुबो देते हैं, क्रायोसाइट ऑयल में। तो वो ऑयल को क्या करेगा? वुड एब्जॉर्ब कर लेगा। उससे ये होगा कि अब वो मॉइस्चर को भी थोड़ा बहुत रिपेल करेगा और साथ ही साथ उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। साउथ इंडियन पिक्चर नहीं देखे हैं? साउथ इंडियन पिक्चर में क्या होता है कि जो अपना थिएटर, क्या रहे थिएटर नहीं, जो अपना जेल होता है, जेल के अंदर वो जो है उसको कैदी को उल्टा लेटा रखा होता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और कोने में कंटेनर होता है जिसमें काले तेल में डंडे डूबे हुए होते हैं। वो डंडे को निकाल करके और इधर गंदे से कपड़े से साफ करते हैं, फिर टपकता रहता है उसमें से तेल, और फिर उसी डंडे से जो है वो विलन के एकदम सुताई की जाती है बहुत तगड़े तरीके से। तो वो ऑयल में क्यों डूबा हुआ है? ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, टूटे नहीं वो सुताई करने के दौरान, समझे? इसीलिए अपन इसको ऑयल में डुबो करके रखते हैं, समझे? हाँ, दौड़ाए गए हैं बिल्कुल। हाँ, दादाजी के हाथ में वही लाठी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल समझ गए। क्लियर है सबको? तो वुडन पोल के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, सस्ता होता है, 11 केवी तक काम में लेते हैं, क्रायोसाइट ऑयल से ट्रीट किया जाता है, उम्र इतनी होती है, स्पैन इतनी होती है, और डीके होने से बचाने के लिए इसके टॉप पर अपन इस तरीके का एक टोपी पहना देते हैं। ये क्रॉस आर्म है जिसका मैंने फोटो दिखाया है। यहां पर एक वुडन पोल है, इस वुडन पोल के ऊपर क्रॉस आर्म जो है वो मेटल का लगा हुआ है। ये इमेज मैं आपको क्रॉस आर्म के अंदर शो कर दूंगा। फिलहाल इस पेज पर काफी ज्यादा भर गया है मामला, तो अपन इसको फटाफट से यहां से हटा देते हैं। यहां पर अपन एक नोट जरूर मेंशन करेंगे, एक नोट मेंशन कर लेते हैं अपन यहां पे। नोट,
नोट ये है कि जो एच टाइप का वुडन पोल है, एच टाइप वुडन पोल, that is used up to 11 kV, sorry 132 kV and having a span of 150 मीटर। एच टाइप का वुडन पोल, इसका फोटो तो मेरे पास में नहीं मिल पाया, बट एच टाइप का वुडन पोल दिखता कैसा है वो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि एच शेप होती है। किस शेप का होता है? एच शेप का। चलिए, तो एच टाइप का जो वुडन पोल होता है वो दिखने के अंदर कैसा होता है? एच शेप का होता है। एच शेप के अपने पास में यहाँ पर पोल अवेलेबल है, जैसे ये वाला है। तो ये वाला जो है, इसके अंदर आपको एच शेप नजर आ रही है, ये वाली, ये एच शेप। तो इसी तरीके का वुडन पोल होता है, वो 132 केवी तक काम में लिया जा सकता है, ठीक है। और उसका जो स्पैन है वो 150 मीटर के आसपास का होता है। तो ये वुडन पोल की सारी खास बातें यहां पर अपन ने डिस्कस कर ली है। सेकंड में स्टार्ट करने वाला हूं स्टील पोल। ये लिख लिया है तो थम्स अप कर दें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। लिख लिया है क्या बाबा? नहीं लिखा है? जल्दी लिखूं, तुरंत कॉपी कर लियो। चलिए नेक्स्ट, सेकंड पोल स्टील पोल। स्टील पोल, स्टील पोल के अंदर अपन जो बातें लिखने वाले हैं वो सारी की सारी बातें अपन वुडन पोल के कंपैरिजन में लिखेंगे। स्टील पोल की सारी बातें जो भी अपन लिखेंगे वो किसके कंपैरिजन में लिखेंगे? वुडन पोल के कंपैरिजन में लिखेंगे। मैं बता देता हूं स्टील पोल कौन कौन से हैं। है तो बहुत सारे, कोई एक दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, और लेट्स टेक दिस ऑल्सो। ये तो आरसीसी आ गया भाई, ये स्टील पोल। स्टील पोल के अंदर खास बातें क्या क्या है मैं बोल ही देता हूं साथ साथ में। स्टील पोल की खास बात यह है कि पहली बात वुडन पोल से मजबूत ज्यादा होगा। दूसरी बात वुडन पोल के कंपैरिजन में उम्र भी ज्यादा होगी। तीसरी बात, हाँ ये स्टील के ही है, ये स्टील टावर ही है। इसको तो मैं टेबुलर में दिखा दूंगा, ये वाला यूज कर लेते हैं। बिल्कुल वादियां हैं, फील आएगी तुम्हें। स्टील पोल की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
क्या होती है इनकी? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो पोल है वो टेबुलर पोल है, ये स्टील के बने हुए हैं और इनमें टाइप्स होते हैं अलग अलग, जो मैं अगली स्लाइड में फोटोज के थ्रू समझाने वाला हूं कि कितने टाइप के स्टील पोल हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिलहाल मैं किसी एक फोटो के अंदर पूरे स्टील पोल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वुडन के कंपैरिजन में हाई है, वुडन के कंपैरिजन में लाइफ भी लॉन्ग है, लॉन्गर लाइफ कितनी? ग्रेटर देन 40 ईयर्स। वुडन पोल के कंपैरिजन के अंदर कॉस्ट भी क्या रहेगा इनका? हाई रहेगा। वुडन पोल के कंपैरिजन में इसका स्पैन भी ज्यादा रहेगा, इसका स्पैन होता है 50 से 80 मीटर। यस बिल्कुल, टेबुलर पोल, रेल पोल, एकदम सही कमेंट कर रहे हैं आप। 50 से 80 मीटर, अरे 60 कैसे लिखा हूं? 50 से 80 मीटर इनका स्पैन होता है। अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो इनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज अप टू 33 केवी। वोल्टेज जो है वो कितना होता है? अप टू 33 केवी। 33 केवी वोल्टेज तक इनको जो है वो यूज किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट है जो अपन ने कंपैरिजन में लिखे हैं। किसके कंपैरिजन में लिखे हैं? ये हमने वुडन पोल के कंपैरिजन में इनके लिए लिखे हैं। ये तो इनकी 5 खास बातें हो गई। अब मैं बात करूं इनके टाइप्स की, तो इनके 3 टाइप्स होते हैं जो मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? बिल्कुल, कानपुर आया हूं मैं पढ़ाने के लिए, बहुत बार आया हूं कानपुर पढ़ाने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी में। शुभम, ये 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं इनके टाइप्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टील पोल। तो टाइप्स ऑफ स्टील पोल। टाइप्स ऑफ स्टील पोल्स। अरे यार, टाइप्स ऑफ स्टील पोल के अंदर 3 टाइप यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। पहला टाइप है हमारे पास, कैपिटल ए करके लिख लेते हैं अपन। पहला टाइप है हमारे पास में टेबुलर पोल, TABULAR, टेबुलर पोल। दूसरा टाइप है हमारे पास में पहला टाइप है, जगह चाहिए थी मेरे को इसलिए इसका नाम ऊपर पटक दिया, टेबुलर पोल। दूसरा टाइप है स्टील पोल। सवाल आता है यहां से, पोल से एसएससी ने काफी बार पूछा है, अदर स्टेट के अंदर भी पोल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है आपका रोल्ड स्टील, ROLLED, रोल्ड स्टील। अब बात करें टेबुलर पोल जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो किस तरीके का नजर आता है। तो बात करें टेबुलर पोल की, तो टेबुलर पोल दादा ऐसा होता है, ये रहा आपका टेबुलर पोल, टेबुलर पोल, टेबुलर पोल। ये रहा आपका लैटिस स्टील और ये हो गया आपका रेल पोल। क्लियर? ये साइड में चलो बाबा, इधर आओ, तुम इधर आओ, नीचे आओ। नजर आ रहा है तुम लोगों को टेबुलर पोल? ये और दोनों तो सीधे एक ही जैसे हैं, तो इसको तो डिलीट कर सकते हैं अपन। ये वाला आपका रेल पोल है, ये रोल्ड स्टील है, इधर आजा। ये स्टील पोल है। अरे स्टील पोल कैसे बाबा, रेल पोल लिखना है, रेल पोल, रेल पोल। हाँ तुम आ जाओ। तो रेल पोल मतलब रेल की पटरी जैसा आकार।
ठीक है। टेबुलर पोल इस तरीके का आकार, और रोल्ड स्टील का इस तरीके का आकार। रोल्ड स्टील ये इस तरीके का होता है, रोल्ड स्टील दिखने में आप इसको इस तरीके से कंपेयर करवा सकते हैं। ये थान है पूरा का पूरा रोल्ड स्टील का इस तरीके का, ये पूरा पोल देखना है तो ऐसा है, तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो ये टोटल अपने पास में 3 तरीके के ऐसे पोल होते हैं, टेबुलर पोल हो गया, रेल पोल हो गया और रोल्ड स्टील हो गया। क्लियर? अब अपन इनकी पर्टिकुलर जो है वो थ्योरी लिखें कि भाई इनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। तो इनके अंदर बहुत सी खास बातें हैं, बढ़िया बढ़िया बातें हैं इनके अंदर। कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट बात, सेकंड बात, थर्ड बात, सीधी बात, नो बकवास। सेकंड बात, थर्ड बात, फर्स्ट बात, सेकंड बात, थर्ड बात, फर्स्ट बात, सेकंड बात, थर्ड बात। पहली बात यह है कि ये भैया 9 से 11 मीटर की हाइट के होते हैं। ये राउंड क्रॉस सेक्शन के होते हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जितने भी स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स आपने देखी ऐसे ही पोल पे होती है। गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। खोखला होता है, बीच पीछे नीचे से मोटा, फिर पतला, फिर और ऊपर जाके पतला हो जाता है। शहरों में इसको ट्रांसमिशन के लिए भी काम में ले सकते हैं। इसकी भी मैं आप लोगों को जो है वो फोटोज दिखाऊंगा कि ट्रांसमिशन के लिए शहर में भी इनको यूज कर सकते हैं। वो फोटो मेरे पास जो है वो इसके अंदर होगी, मैंने शेयर करी तो थी, होगी तो ठीक, वरना मेरे टैब में है, मैं उसमें डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा। तो शहरों के अंदर जो है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया के अंदर अगर आप ट्रेन में जा रहे होंगे तो वहां पर जगह बहुत कम है, बड़े पोल नहीं लगाए जा सकते, तो ट्रांसमिशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। बट वो एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये रोड लाइट के लिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं बस। तो 9 से 11 मीटर का है, राउंड क्रॉस सेक्शन होता है, और ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है एकदम, और लाइट वेट होने की वजह से सस्ता भी होता है, लाइट वेट एंड चीप। क्लियर? इसकी अगर मैं बात करूं तो रेल पोल 11 से 13 मीटर की हाइट का होता है। इसका आकार रेल के ट्रैक जैसा होता है, रेलवे ट्रैक शेप, रेल की पटरी जैसा आकार होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और ये जो होता है ना, ये वजन में काफी बल्की होता है, बल्की बल्की एंड हैवी। तो अपन इसको हैवी लिख लेते हैं, भारी होता है वजन में, और हैवी होगा तो पैसे भी इसके ज्यादा लगेंगे। जो स्टील पोल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में थोक के भाव यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टील पोल के ऊपर ट्रांसमिशन होते हुए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को ट्रांसफार्मर का फोटो दिखाया था, उस ट्रांसफार्मर के फोटो के अंदर भी यही था। जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था जो पावर का, उस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए जो पोल यूज किया गया है, वो वाला पोल भी कौन सा है? ये वाला पोल, ये देखो, ये आयरन वाला ही है, ये देखो, ये रोल्ड स्टील वाला ही है। ये रोल्ड स्टील वाला आई क्रॉस सेक्शन वाला, इसको जूम करके देखोगे तो ये आई क्रॉस सेक्शन वाला ही है जिसका यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है? इसको यूज किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। तो आप यहां पर इससे एच टाइप का पोल बना करके इस पे अपना स्विच गियर भी माउंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। ये देखो, ये फीडर ही तो लगा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, याद करो। तो फीडर 33 केवी पे वर्क करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसका भी हाइट 9 से 11 मीटर होता है, और ये आई क्रॉस सेक्शन का होता है, आई क्रॉस सेक्शन का होता है, और ये भी ज्यादा हैवी होता है, और इसी के साथ साथ ये हैवी के साथ साथ कॉस्टली भी होता है। हैवी के साथ साथ ये क्या होता है? कॉस्टली भी होता है। तो इनके 3 टाइप्स हो गए, और तीनों टाइप्स की स्पेसिफिक थ्योरी अपन ने लिख ली है। आप इस थ्योरी को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? हाँ, मेट्रो लाइन भी इसी से बनाई जाती है, बिल्कुल, क्योंकि टेबुलर पोल जो होता है ना वो हल्का होता है, तो उससे अपन काफी हद तक यूज करते हैं। जब स्ट्रेंथ की बात आती है, परम प्रणाम आर्यन, परम आशीर्वाद, तो जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए फिर बहुत, वहां पर रेल और रोल्ड काम में ले सकते हैं। कॉपी हो गया? आगे चलें। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारे पास में आता है 3 नंबर पोल, आरसीसी पोल। 3 नंबर पोल
आरसीसी पोल। आरसीसी पोल की खास बातें क्या है बताओ मुझे आप लोग, तब तक मैं आरसीसी पोल ले आता हूं आप लोगों के लिए एकदम ताजा ताजा। आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। आरसीसी पोल कहाँ है, कहाँ हो तुम आरसीसी? हीलियो तो हर आरसीसी पोल। बिल्कुल इस तरीके का आपका आरसीसी पोल होता है। ये गजब है भाई साहब, इसका अलग ही रोला है। तो छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब अभी भी ओवरलैप करेगा। गजब गजबा है भैया। अच्छा ऐसी बात है। देखो भैया हमें मजबूर ना करो, हमारे पास सुविधाएं सारी है। तुम अगर उसको ऊपर नहीं लाने दोगे तो हम तुम्हारे को जो है क्रॉप कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल क्रॉप करके तुम्हें उड़ा देंगे यहाँ से, इंपोर्ट कर लेंगे तुरंत दूसरा इमेज। चलो अरे तुम कहाँ चल दिए भाई। चलो भैया ये हो गया आपका आरसीसी पोल। अब इस आरसीसी पोल की खास बातें तुमने कर दी क्या कमेंट? 33 केवी वोल्टेज, मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग, लो कॉस्ट कंपेयर टू स्टील, यूज इन 33 केवी, वजनदार, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट पोल, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लॉन्गर लाइफ एंड बल्कि। बिल्कुल सही, एकदम सही बातें बोली आपने, एकदम ही सही बातें बोली है। तो बात कर लेते हैं अपन आरसीसी पोल की खास बातें। तो आरसीसी पोल जो है, इधर चलोगे तुम, इधर चलो बीचों बीच आ जाओ। आरसीसी पोल की खास बात ये होती है कि आरसीसी पोल, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म, वही अपने आप में एक खास बात है। We need to use it. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है REINFORCD, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। पहली बात तो ये करते क्या है, लोहे के सरिये होते हैं, सरिये एक फ्रेम बनाई जाती है सरियों की, और उस फ्रेम के अंदर कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है। इसको अपन रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट पोल कहते हैं। क्लियर? दूसरी अगर अपन बात करें इसकी खास बात क्या है, तो इसका जो वोल्टेज है वो अप टू 33 केवी ही है। मतलब इसका भी प्रयोग 33 केवी के डिस्ट्रीब्यूशन में ही किया जा सकता है। मतलब कि 11 केवी 33 केवी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही यूज कर सकते हैं, ट्रांसमिशन पर्पज में इसका यूज नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं इसके स्पैन की, तो 80 से लेकर के 200 मीटर की स्पैन इसकी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि शहर से गांव में जो सप्लाई जाती है वो मोस्टली आरसीसी के पोल पर ही जाती है। आरसीसी के पोल पर क्यों जाती है, उसका कारण यह है कि स्पैन ज्यादा है, और स्पैन ज्यादा है तो नंबर ऑफ पोल जो है वो आपको कम लगाने पड़ते हैं। इस वजह से जो है आरसीसी पोल को बहुत ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है रूरल एरियाज के अंदर सप्लाई पहुंचाने के लिए, क्योंकि सस्ते में ज्यादा आसानी से आपका जो है वो सप्लाई पहुंच जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये बल्कि होता है, बल्कि होता है। बल्कि होने की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है स्मूथ नहीं होता, इज नॉट इजी। लिख दें, आसानी से जो है ना इसका ट्रांसपोर्टेशन करना
मतलब बनता नहीं है, मुश्किल से इसका जो है वो ट्रांसमिशन, इसको लाना ले जाना जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वो जो है वो मुश्किल होता है ना। और इसकी एक खास बात है कि ये सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर वाटर लॉक्ड सिचुएशन, वाटर LOGGED, वाटर लॉक्ड सिचुएशन, वाटर लॉक्ड सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है, बेस्ट होता है। वाटर लॉक्ड सिचुएशन का मतलब क्या, ऐसी जगह जहां पर अक्सर बारिश के दौरान पानी भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से उस जगह पर अगर आयरन का पोल या स्टील का पोल है, जंग लग जाएगा, लकड़ी का पोल है, सड़ जाएगा। पर आरसीसी के पोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 दिन भी पानी में भीगा हुआ रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऊपर से सूख जाएगा तो इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर देगा, और पानी में भीगे रहने से इसमें जंग लगने का भी खतरा नहीं, और इसके गलने सड़ने का भी खतरा नहीं होता। तो पानी भराव क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी होता है, पानी भराव क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी होता है। वायर कनेक्शन उसकी जरूरत, इसके वायर कनेक्शन, ये 33 केवी का एक फीडर होगा, 3 वायर आगे आ रहे हैं और 3 वायर पीछे की तरफ जा रहे हैं, और ये जो 2 वायर तुम्हें साइड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो वायर हैं जो इस पोल को पकड़ करके रखे हैं, तो ये स्टे वायर कहलाते हैं। जो यहाँ पर ये 2 वायर जा रहे हैं, ये स्टे वायर है, इस तरफ जो लगे हुए हैं, क्लियर। और ये 3 वायर पीछे जा रहे हैं और 3 वायर ये सामने से आए। एक स्टे वायर ये लगा हुआ है, देखो एक स्टे वायर तो ये है, ये यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है तुम्हें, एक स्टे वायर तो ये है, तो दोनों तरफ से एक ही कलर आ रहा है, ये एक तो स्टे वायर है और 2 स्टे वायर ये पकड़ के रखने का काम कर रहा है, पोल गिरे ना इसलिए, क्लियर। और एक ये वाला लगा हुआ है मोटा सा सामने की तरफ, तो एक सामने वायर लगा है, एक पीछे वायर लगा है, और 2 साइड में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पोल जो है ना, ये डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है हल्की फुल्की, इस वजह से यहां पर जो स्टे वायर है देखो, खोल करके इसी के लपेट दिया गया। जूम करके दिखाऊं क्या, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, ये देखो, ये इसके पास में, ये देखो हल्का सा नजर आ रहा है, ये ऐसे गोल गोल गोल, ये देखो गोल होकर के इधर आ रहा है, ये वायर इसके, ये देखो ये वायर जो है ना यहाँ वाला, ये इसको पकड़ करके रखने का काम कर रहा था, इससे वायर खोल दिया लोगों ने। जबकि यहाँ पर देखो ये रहा एक वायर, ये रहा एक वायर, ये पीछे से ग्राउंड हो रहा है 2, और 2 वायर ये इधर से जा रहे हैं, जो इस वायर को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद इसके भी टाइप्स होते हैं, वुडन पोल के भी टाइप्स होते हैं, बिल्कुल इसके टाइप्स होते हैं। तो इस वुडन पोल के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स की मैं अगर बात करूं, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है, फर्स्ट जो इसका टाइप होता है, वो होता है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और दूसरा वाला होता है स्क्वायर एट टॉप एंड रेक्टेंगुलर एट बॉटम क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा टॉप पे और बॉटम पे। अब देखो ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर जाते जाते देखो पतला होता जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, टाइप 1 वाला है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एट द टॉप एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एट द बॉटम, ये इस प्रकार का आपका आरसीसी का पोल यहां पर बनाया गया। क्लियर। अब इसके अंदर एक नोट है, नोट भी है इसके अंदर, एक पॉइंट है नोट का, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। नोट का पॉइंट है, नोट क्या कह रहा है, नोट बात कर रहा है पीसीसी पोल के बारे में। पीसीसी पोल जो होते हैं वो 11 केवी तक यूज किए जाते हैं और लेस बल्की होते हैं और लेस हैवी होते हैं। लेस बल्की एंड हैवी पीसीसी पोल जो होते हैं वो लेस बल्की एंड हैवी होते हैं, 11 केवी तक काम में लिए जाते हैं। पीसीसी पोल का फुल फॉर्म होता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सीमेंट बोल दो, एक ही बात है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सीमेंट पोल जो होते हैं पीसीसी, ये आरसीसी का ही एक वर्जन है। तो आरसीसी थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसको सस्ता बनाने के लिए अपन ने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस करके और एक छोटा पोल बनाया और उस पोल को पीसीसी पोल नाम दे दिया। तो प्री स्ट्रेस्ड, PRESTRESSED, प्री स्ट्रेस्ड
कंक्रीट सीमेंट पोल जो है 11 केवी तक काम में आता है और ये लेस बल्की और हैवी होता है, तो इसका पैसा भी क्या लगता है, कम लगता है, इसीलिए हम पीसीसी पोल का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये आपके आरसीसी पोल से रिलेटेड खास बातें अपन ने डिस्कस कर ली। चौथा अपन डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट स्टील टावर, ट्रांसमिशन टावर। काफी इंटरेस्टिंग है वो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज अपन 2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, लेटेस्ट ये टावर भी डिस्कस कर लेंगे और क्रॉस आर्म भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट से कॉपी कर लिया है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दे। पीसीसी के बारे में ही तो समझाया यार अभी नगेंद्र। पीसीसी में कोई अलग से मटेरियल नहीं है, आरसीसी तो है ही, बनाने की वजह से उसको पीसीसी बोला गया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आरसीसी पोल के बाद में लेटेस्ट स्टील टावर। लेटेस्ट स्टील टावर। अब लेटेस्ट स्टील टावर की तो बहुत सारी खास बातें हैं और लेटेस्ट स्टील टावर के तो इमेजेस भी दुनिया भर के हैं। पहले अपन देखते हैं कि कौन सा अपन यूज करेंगे। सारे ले लेता हूं, फिर मुझे जो बढ़िया लगेगा सबसे उसको अपन रख लेंगे। एक तो ये ले लेते हैं, आ गया भाई, अच्छा नहीं लग रहा, वो छोटा है साइज उसका। और अपन इसमें से देख लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसके बाद में ये ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, सारे ले लेते हैं। ओहो भर गया भाई। ये तो अपन कोने में रखते हैं। ये ओहो क्या बात है। अच्छा अब याद आया, डीसी और एसी के कंपैरिजन में मैं इन दोनों की फोटोज रखने वाला था पास पास में, इन दोनों की, फिर अपन इनका कंपैरिजन करवाते। बट अब अफसोस, इमेजेस इतने ज्यादा हो गए हैं मेरे पास में कि मैं खुद सोचता हूँ ये भी दिखा दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। सारे अलग अलग डिजाइन के पोल हैं और सबका अलग अलग काम भी है, सबका अलग अलग काम है, सब में कुछ ना कुछ थ्योरी है अलग से स्पेसिफिक। इनमें से कपड़े रख दिए इतने सारे तुम्हारे सामने, इनमें से पसंद करना अपन को कोई एक। तो ये वाला जो पोल है वो ये वाला और ये वाला सेम ही नजर आ रहा है, तो इसलिए अपन इसको कर देते हैं रिमूव। अब वुडन पोल, इस स्टील पोल के अंदर जो है वो अपन कुछ खास बातें 2-4 पॉइंट तो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड 2-3 बातें दूसरी डिस्कस करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको रख लेता हूँ और इस वाले के अंदर ये भी ठीक है, इसको मैं आगे यूज कर लूंगा। इसको रहने देते हैं, ये काम का है, इसको रहने देते हैं। ये डीसी वाला है, इसको हटा देते हैं, इसको डीसी में बाद में काम मिलेंगे और ये अगली स्लाइड में समझा दूंगा। तो यही बचे हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। नैरो बेस, ब्रॉड बेस, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएगी। सिंगल सर्किट लाइन तो है ही नहीं ना अपने पास में, RRYB के लिए ठीक। क्या सर अपने आप से ही बातें कर रहे हो कब से ही? अरे बाबा क्या करूं, तो इसको लाओ साइड में। तुम चलो भाई थ्योरी लिखना चालू करते हैं अपन सबसे पहले, है ना। सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की हुई है कि कौन कौन से पोल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। अब अपन इसकी थ्योरी को लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस।
मतलब आपका जो लेटेस्ट स्टील टावर है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन पर्पस के लिए किया गया है। स्पेसिफिकली इसको यूज किया गया है किसके लिए? ट्रांसमिशन पर्पस के लिए। रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपन वुडन पोल यूज करते हैं। मतलब अपन यहाँ पर एक पॉइंट और जो है वो ऐड कर सकते हैं कि ये जो वुडन पोल हम यूज कर रहे हैं दैट विल बी यूज्ड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर इसको यूज करते हैं, तो उससे क्या होती है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है वो क्या करती है? कम हो जाती है। ये जो स्टील पोल है इसको अपन यूज कर सकते हैं किसके अंदर? अर्बन और सब अर्बन एरिया के अंदर। अर्बन एंड सब अर्बन एरिया के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा चाहिए हमें। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। कोई गाड़ी ठोक वगैरह दे तो वुडन का पोल तुरंत टूट जाएगा, पर ये जो पोल है वो थोड़ा सा मजबूत रहेगा। बट यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आरसीसी वाला भी जो है वो अर्बन सबअर्बन में लागू होगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही काम करेगा जब आपका ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यूज फॉर वेरी लॉन्ग स्पैन, वेरी लॉन्ग स्पैन, जब स्पैन बहुत ज्यादा हो जाता है। आरसीसी पोल है, आरसीसी पोल ट्रांसफर कर रहा था गांव में सप्लाई पर, बीच में नदी आ गई। अब नदी को तो आरसीसी पोल पार करा नहीं सकता क्योंकि स्पैन काफी ज्यादा होगा। तो जहां स्पैन ज्यादा होता है वहां पर भी आरसीसी पोल को याद किया जाता है, और इसके लिए जो स्पैन होता है वो 300 मीटर से भी ज्यादा का होता है। मतलब इसका स्पैन 300 मीटर से भी ज्यादा है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज, ये कोई भी वोल्टेज कैरी कर सकता है। वोल्टेज कैरी करने के बेसिस पर ये दो तरीके का होता है। वोल्टेज कैरी करने के बेसिस पर ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। इस पॉइंट को अपन यहां लिखते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज कैरी करने के बेसिस पर ये दो तरीके का होता है। एक होता है नैरो बेस और एक होता है ब्रॉड बेस। एक होता है नैरो बेस, नैरो बेस। नैरो बेस का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है ना वो काफी कम रहता है। आप देखिए कि इसके अंदर बेस की चौड़ाई बहुत कम है और एक सिंगल एंगल से ही अपना काम चल रहा है। ये नैरो बेस, इसका बेस बहुत छोटा होता है। ये लेस देन इक्वल्स टू 60, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 66 केवी के लिए काम में आता है। लेस देन इक्वल्स टू 66 केवी। और जो जो ब्रॉड बेस लेस देन इक्वल्स टू 33 केवी, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 33 केवी, लेस देन इक्वल्स टू 33 केवी के लिए ये काम में लिया जाता है। और ये वाला जो है ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस, तो जो ब्रॉड बेस वाला होता है ये ग्रेटर देन 66 केवी के लिए यूज किया जाता है। कितने के लिए? ग्रेटर देन 66 केवी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 33 के नीचे नैरो बेस इस तरीके का और 33 के ऊपर ब्रॉड बेस जो है वो इस तरीके का पोल अपन प्रेफर करते हैं, जिसका बेस काफी ब्रॉड होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस पोल का बेस जो है वो काफी क्या है? ब्रॉड है, और इस पोल का बेस जो है वो काफी नैरो है। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है वो पोल की डिजाइन इस तरीके से होती है। नैरो बेस 33 के नीचे और ब्रॉड बेस सारे 66 और उसके ऊपर यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट का क्या है? 2 to 3 टाइम्स कॉस्टलियर, 2 to 3 टाइम्स कॉस्टलियर। किसके? बाकी जो पोल अपन ने पढ़े उनके कंपैरिजन में 2 से 3 गुना कॉस्टलियर होता है। 2 से 3 गुना कॉस्टलियर होता है। अगर मैं बात करूं कि ये बनाया किसका जाता है, किसका बना है, ये मटेरियल कौन सा है, तो इसको बनाने के लिए मेड अप बाई पेंटेड galvanized steel angle sections, पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील एंगल सेक्शन का इसको बनाया जाता है। पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील एंगल सेक्शन का अपन इसको बनाते हैं। मतलब कि गैल्वेनाइज्ड स्टील एंगल सेक्शन है, ये सबसे खास बात है।
गैल्वेनाइज्ड स्टील के एंगल सेक्शन का इसको बनाया जाता है क्योंकि उसकी मजबूती बहुत तगड़ी होती है। क्लियर? इसमें दो बातें हैं, इसको अपन सिंगल सर्किट भी बना सकते हैं और डबल सर्किट भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ये वेरी लॉन्ग स्पैन लिखा है, इसके अंदर अपन एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हैं रेलवे लाइन, रेलवे लाइन है, या फिर कोई रिवर को क्रॉस करना है, या फिर कोई वैली को क्रॉस करना है, तो उसके अंदर ये लॉन्ग स्पैन हो सकता है। क्लियर? अब यहां पर अपन बात करें कि ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। can be made single circuit और डबल सर्किट। मतलब इसको सिंगल सर्किट भी बनाया जा सकता है और इसको डबल सर्किट भी बनाया जा सकता है। तो अब सिंगल सर्किट और डबल सर्किट में क्या डिफरेंस है, एक काम करता हूं मैं, इसको मैं अगली स्लाइड में ही शो कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अपन अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहां पर मैं सिंगल सर्किट और डबल सर्किट आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर अपन बात करें इसकी पोल की, सिंगल सर्किट पोल कैसा नजर आता है, डबल सर्किट का मीनिंग क्या है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इसी को ले लेते हैं, डबल सर्किट के लिए अपन इसको ले सकते हैं और इस वाले को भी ले लेते हैं। और भी मेरे पास में कुछ दूसरी स्लाइड्स में मैं देख लेता हूँ कुछ बेटर, और अपने पास में अगर कोई और अच्छी फोटो है तो उसको लेना ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, ओहो यस, वी हैव अल्ट्रा एचडी फोटो ऑल्सो अवेलेबल। सिंगल सर्किट में अपन इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं आगे दिखा दूंगा। ओके 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 ओके, फोटोज का जमावड़ा लगा रखा अपन ने, चिंता ना करो, हर चीज समझेंगे एकदम डिटेल में धागा खोल के। Let's take this. Yes, this is clear. इसको अपन बाद में यूज करेंगे। डेटा साइड, this is single circuit, this is also single circuit, so this is way more representative than this. ये क्वालिटी खराब कैसे हो गई है? This was a nice one. ये तो अल्ट्रा एचडी में थी फोटो, डबल सर्किट के लिए मैं इसी को यूज करने वाला था। एक मिनट दादा, है ना, फोटो साफ पड़ी है मेरे पास में, ये फोटो गंदी कैसे दिख रही है? क्योंकि उसका इमेज जो मेरे पास में था वो असल में काफी अच्छा था। ट्वेल्व 1280p की फोटो थी यार। हाँ अब आई ना साफ। ये देखो, मल्टीपल फोटो जो है वो अपन लेते हैं तो खराब आ जाती है। ये ऊपर वाली भी उड़ाओ, जरूरत नहीं है। अब डबल सर्किट में अपन इसको दिखाएंगे। ये है डबल सर्किट लाइन, तो इसको भी जरूरत नहीं है, इसको भी उड़ाओ। इसको मैं दिखाऊंगा राइट ऑफ विड्थ के अंदर। हर फोटो की एक लोकेशन है, उसको पर्टिकुलर उसी टॉपिक के अंदर समझाया जाएगा। क्वालिटी कैसे कम हो गई, अभी तो बढ़िया थी इसकी। ये सिंगल सर्किट लाइन है, ठीक है। सो बाबा आपकी जरूरत देखते हैं, बाद में पड़ेगी तो साइड में पड़े रहो आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इट कैन बी मेड सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। इट कैन बी मेड, इट कैन बी मेड, दो तरीके से इस लाइन को बनाया जा सकता है। दो तरीके से इस लाइन को कैसे बनाया जा सकता है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन इज सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट, और दूसरी वाली लाइन बनाई जा सकती है डबल सर्किट, डबल सर्किट। अब सिंगल सर्किट और डबल सर्किट में फर्क क्या है, ये देखो, ये फर्क है सिंगल सर्किट में और डबल सर्किट के अंदर। जो सिंगल सर्किट लाइन होती है
उसके अंदर आप लोगों को एक फेज का एक वायर नजर आता है। जैसे ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। और यहां पर आप लोगों को दो दो नजर आएंगे, आर वाई बी इस तरफ भी है और आर वाई बी इस तरफ भी है। यहां पर मान लीजिए कि ये आर बाई बी जो वायर है, इस ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी 100 मेगावाट है। तो 100 मेगावाट पावर ये अकेली ट्रांसफर कर रही है। पर मुझे अगर पावर ट्रांसफर कैपेसिटी डबल करना है, पर मेरे पास जो वायर हैं वो 100 मेगावाट पावर ही ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, मैं एक काम करूंगा, 100 मेगावाट का एक सर्किट अलग बना दूंगा और 100 मेगावाट का एक सर्किट अलग बना दूंगा। क्लियर है सबको? तो ये 100 मेगावाट के दो सर्किट हो गए, तो टोटल 200 मेगावाट पावर चल जाएगी। इससे एक फायदा और है, मान लीजिए ये एक शहर यहां पर है और दूसरा शहर यहां पर है, जनरेटिंग स्टेशन यहां पर है, तो यहां से दो अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन बनाने की बजाय डबल सर्किट लाइन यहां से लेकर के यहां तक बनाओ और डबल सर्किट लाइन यहां से लेकर के यहां तक बनाने के बाद में एक लाइन इधर भेज दो, एक लाइन इधर भेज दो, तो आपके इतने सारे पोल एक्स्ट्रा लगाने का खर्चा बच जाएगा। इस वजह से अपन जो है वो डबल सर्किट लाइन का प्रयोग करना प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है, ऐसी लाइन आपने देखी होगी, ये सिंगल सर्किट है, और ऐसी अगर आपने दोनों तरफ लाइंस देखी है तो ये कौन सी वाली लाइन होती है, डबल सर्किट लाइन होती है। आगे बात समझ में, यस और नो? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नैरो बेस ब्रॉड बेस हो गया, सिंगल सर्किट लाइन डबल सर्किट लाइन हो गया, सारी बातें हो गई। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजेंट टावर और एक कहलाता है डेविएशन टावर। कौन सा टावर? एक होता है टेंजेंट टावर और एक होता है डेविएशन टावर। तो टेंजेंट टावर और डेविएशन टावर में फर्क किस बात का होता है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर जो टावर, टाइप्स करके बात करते हैं, टाइप्स करके बात कर लेते हैं, टाइप्स, TYPES टाइप्स, दो तरीके के अपने पास में अवेलेबल हैं लेटेस्ट स्टील टावर। पहला वाला होता है टेंजेंट और दूसरा वाला होता है डेविएशन। मैं एक ही इमेज के अंदर ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी चाह रहा हूं, तो उसके लिए जो है वो अपन इसी इमेज को यूज कर सकते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूं, उसमें दोनों टाइप में एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं कि टेंजेंट टावर क्या होता है और डेविएशन टावर क्या होता है। क्या हो गया? टेंजेंट टावर और डेविएशन टावर, नहीं इसमें नहीं दिखेगा। एक सेकंड, फोटोज इतनी ज्यादा हो गई है कि थोड़ा ढूंढने में समय लग रहा है, थोड़ा मेरे साथ बने रहें आप, क्योंकि प्रैक्टिकली इमेज के साथ समझोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। मैं लिख दूंगा दो तरीके का होता है, तुम रट्टा मारोगे उसको बैठ करके तो फिर मामला बैठेगा नहीं। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप एक बार एक फोटो थी यार जिसमें सारे एक के पीछे एक छिपे हुए थे, कौन सी फोटो थी वो? बढ़िया फोटो थी जो भी थी, एक के पीछे एक थे सारे के सारे। ना, इसमें भी नहीं है, इसमें है एक के पीछे एक छिपे हुए, पर इसके अंदर डबल सर्किट का क्या कंसेप्ट है? ये भी सिंगल सर्किट ही है।
सॉरी गाइस, चलो मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। देखो, टाइप्स के अंदर दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है डेविएशन टावर, एक होता है टेंजेंट टावर, और दूसरा वाला होता है डेविएशन टावर। डेविएशन टावर, जो टेंजेंट टावर होता है उसका काम होता है लाइन को एकदम सीधी सीधी रेखा के अंदर लेके जाना। जैसे इस टावर की मैं बात करूं, तो एक टावर के पीछे अगर दूसरे टावर को आप देखोगे तो जस्ट एक के पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सारे एक ही सीक्वेंस में लगे हुए। क्योंकि आप इसको अगर फ्रंट से देखते तो शायद आपको एक के पीछे एक नजर आता, बट फ्रंट वाली फोटो वो गुम गई है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाह रहा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे सारे एक ही लाइन के अंदर लगे हुए, सेम सीक्वेंस के अंदर एक ही लाइन से जुड़े हुए। अगर मैं यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर मैं टेंजेंट खींचता हूं, एक पर्टिकुलर टेंजेंट खींचता हूं, तो सारे के सारे पोल्स को एक ही लाइन पे छूते हुए जाएगा, एक ही लाइन पे छूते हुए जाएगा। इसीलिए इस पोल को क्या कहा जाता है? टेंजेंट टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टेंजेंट टावर कहा जाता है। इसीलिए इसको टेंजेंट टावर कहा जाता है। टेंजेंट टावर, सारे के सारे पोल टेंजेंट टावर है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं। तो यूज फॉर स्ट्रेट रन किसके लिए काम में लिया जाता है? यूज फॉर स्ट्रेट रन, यूज फॉर स्ट्रेट रन। दूसरी अगर मैं बात करूं टावर की, तो दूसरा वाला नाम है इसका डेविएशन टावर। डेविएशन टावर जो है वो यूज किया जाता है एंगल पोजीशंस के लिए, यूज फॉर एंगल पोजीशंस। एग्जाम में पूछा जा सकता है टेंजेंट टावर और डेविएशन टावर में क्या फर्क है। तो डेविएशन टावर जो है वो लाइन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर एंगल पोजीशन। और ये एंगल याद रखिएगा ग्रेटर देन 2 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री से ज्यादा होते ही। और ये वाला जो पोल है ना वो ये है जो यहां पर लगा हुआ है। ये जो पोल यहां पर लगा हुआ है इस जगह पर, ये वाला पोल डेविएशन है। क्योंकि ये सीधा है, ये पीछे वाली की लाइन दे रहा है, पीछे से देखो लाइन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो लाइन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है उसको डेविएशन टावर कहते हैं। जो लाइन की डायरेक्शन को चेंज करेगा वो डेविएशन टावर कहलाएगा, जो सीधा चलेगा उसे टेंजेंट टावर कहा जाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल। दोनों में आर वाई भी नहीं आ सकते ना, तो फिर क्या आएंगे बताओ? आप बता दो क्या आएंगे, फिर उस पर विचार विमर्श कर लेंगे। तो ये आपके टेंजेंट टावर और डेविएशन टावर का खत्म हुआ, यहां पर आपके टावर खत्म होते हैं। टावर की बात यहां पर ओवर होती है। नेक्स्ट अपन क्रॉस आर्म डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉपी कर लिया हो तो अपन क्रॉस आर्म को डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हो तो बताओ जल्दी से, वरना क्रॉस आर्म डिस्कस करते हैं। वन साइडेड आर वाई बी और दूसरी साइडेड वाई आर बी होगा। कारण बता सकते हो इसका? वैसे 8 बज गए हैं, 4 मिनट बाकी हैं, तो अपन क्रॉस आर्म को कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, तो क्रॉस आर्म अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ये पीछे वाली स्लाइड से अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो इसको एक बार कॉपी कर लें।
इसको एक बार कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया और इसको तो थम्स अप कर देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल दूंगा। लाइन की डायरेक्शन के लिए अपन, हो गया ये वाला, लाइन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोटो है मेरे पास में। अच्छा, लेकिन ये आया क्या वो भाई, मेरे हिसाब से वो ब्रदर लाया नहीं है उन फोटोज को, बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी दिखा दूंगा और फोटोज, है ना। अलग अलग डिजाइन के पोल जरूर दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला, ये तो काम ही आएगा आपके, अगर किसी में क्यूरियोसिटी है कि भाई किसी वोल्टेज के लिए कौन सा यूज करना है, किस वोल्टेज के लिए कौन सा यूज करना है। दिस इज द इमेज, रेफरेंस इमेज फॉर दैट, कि कितने वोल्टेज के लिए कौन सा वाला यूज किया जाता है। ये विजिबल है या नहीं है तुम लोगों को, पीडीएफ जो आएगा उसके अंदर ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतने तरीके के पोल्स की डिजाइन जो है वो होती हैं यूज्ड। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज एंड करते हैं।